आपका स्वागत है अभ्यास सीरीज में। आज है अभ्यास सीरीज की जीएस की आखिरी वीडियो। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है गोदावरी। गोदावरी नदी को भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बनती है और ये गोमुख गंगोत्री से निकलती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं आपकी नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी और जुआरी। दक्षिण की गंगा है आपकी गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ नदियां हैं जैसे कि स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्रह्माणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था और सन 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा व यमुना दोनों नदियों को जीवित मानव का दर्जा दिया था। जीवित मानव का दर्जा सन 2017 में। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि अफ्रीका में बहती है। अगला प्रश्न है, कौन सा बौद्ध धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है? ऑप्शन है महावंश, दीपवंश, दिव्यादान, मिलिंद पन्नु। तो इसका सही आंसर है दिव्यदान। ये चारों ही ग्रंथ आपके बौद्ध ग्रंथ हैं, लेकिन महावंश, दीपवंश और मिलिंद पन्नु पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक भी बड़े ही महत्वपूर्ण है। ये भी ग्रंथ ही हैं। इनके नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है NH1, NH8, NH44 और NH11। सही ऑप्शन है NH44। यह है आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। NH1 है आपका नई दिल्ली से अटारी तक और NH8 है आपका दिल्ली से बॉम्बे तक और NH11 है आपका आगरा से बीकानेर तक। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत को चिरागे दहलवी कहा जाता है? इसका सही आंसर है निजामुद्दीन औलिया। भारत में सूफी संप्रदाय की स्थापना हुई थी दिल्ली सल्तनत के समय पर। इसमें कई सारे सिलसिले आए, जिनमें से 4 सिलसिले मुख्य हैं, यानी संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय, इसकी स्थापना करी थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने और निजामुद्दीन औलिया का संबंध भी चिश्ती संप्रदाय से ही है। उसके बाद है आपके सुहरावर्दी। सुहरावर्दी की स्थापना करी थी शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने। अगला संप्रदाय है आपका कादरी संप्रदाय और इसकी स्थापना करी थी अब्दुल कादिर जिलानी ने। अगला संप्रदाय है नक्शबंदी। ख्वाजा उबैदुल्ला ने नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने तारीख-ए फिरोजशाही की रचना की? तो इसका सही आंसर है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी तारीख-ए फिरोजशाही और ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। इसी प्रकार से कुछ और बुकें भी हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हुमायूं नामा, ये लिखी थी गुलबदन बेगम ने और बाबर नामा, ये लिखी थी स्वयं बाबर ने और शाहजहां नामा, ये लिखी थी आपकी इनायत खान ने। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोनार झील है? तो भारत के महाराष्ट्र में लोनार झील है। कुछ और झीलें भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सांभर झील आपके राजस्थान में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, पोलेरो झील आंध्र प्रदेश में है, रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है, लोकटक झील मणिपुर और दिबोर बिल ये है आपकी असम में और वुलर झील है आपकी जम्मू कश्मीर में और हरीके झील है आपकी पंजाब में। ये जो लोनार झील है ये खारे पानी की झील है और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये उल्का पिंड के गिरने से बनी है और इसका जो पानी है वो गुलाबी है, उसमें पाई जाने वाली एल्गी की वजह से। अगला प्रश्न है, किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? सही ऑप्शन है सोवियत संघ। अमेरिका से हमने लिया है मूल अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद। फ्रांस से लिया है हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी फ्रांस से ही ली गई है। जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो हम अमेंडमेंट करते हैं। और आयरलैंड से हमने लिया है राज्य के नीति निदेशक। अगला प्रश्न है, श्रावस्ती 16 महाजनपद में से किस महाजनपद की राजधानी है? सही ऑप्शन है कौशल। अंग जो है उसकी राजधानी है चंपा।
मगध की राजधानी है राजगृह। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। एक और महाजनपद था इंपॉर्टेंट, अवंती, उसकी राजधानी है उत्तरी उज्जैनी। और वाराणसी, वाराणसी भी आपका एक महाजनपद था और इसकी राजधानी है काशी। अगला प्रश्न है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम स्थित है आपका नई दिल्ली में। कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम ये भी हैं, इनको भी याद रखिएगा, जैसे कि ईडन गार्डन है आपका वेस्ट बंगाल में, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, वानखाड़े स्टेडियम है मुंबई में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम है बेंगलुरु में, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम है चेन्नई में, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम है हैदराबाद में, एचपीसीए स्टेडियम है धर्मशाला में, मोहाली क्रिकेट स्टेडियम है पंजाब में, नया रायपुर इंटरनेशनल स्टेडियम है छत्तीसगढ़ में और नेहरू स्टेडियम है आपका गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में रुपया पेश किया? तो भारत में रुपया चलाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने भारत में 1540 से लेकर 1545 तक शासन किया। शेरशाह ने सूरवंश की स्थापना करी और सूरवंश 1540 से 1555 ईस्वी तक इसका साम्राज्य था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली में सूरवंश की स्थापना करी थी। इसने ग्रांड ट्रंक रोड भी बनाई जिसे अंग्रेजों ने ये नाम दिया और इसका नाम था पहले सड़के आजम। और ये जो अकबर है इसने सिक्के चलाए राम सीता प्रकार के। ये एक मुगल शासक है और इसका शासनकाल था 1556 से 1605 ईस्वी तक। इसके दरबार में नवरत्न भी रहा करते थे और इसके चलाए हुए सिक्कों में राम सीता, संसब, जलाली और इलाही प्रकार के इसने सिक्के चलाए। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने बाजार वितरण प्रणाली की व्यवस्था चलाई, बाजार वितरण प्रणाली, और बाजार नियंत्रित प्रणाली भी इसने चलाई। वितरण प्रणाली से मतलब है जो सस्ते गल्ले की दुकानें होती है ना, वो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई। इसने सबसे पहले स्थायी सेना रखी, इसने सबसे पहले घोड़ों को दागने की प्रथा अपनाई, इसने सबसे पहले सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू करा। उसके बाद अगला है शाहजहां ने आपके ताजमहल बनवाया। अगला प्रश्न है आपका कंचनजंगा पर्वत चोटी कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है भारत में। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और K2 गार्डविन आस्टिन भारत की ही चोटी है, लेकिन ये ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। अगर ये पीओके का भाग नहीं होती तो हमारी गार्डविन आस्टिन सबसे ऊंची चोटी होती। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको पता ही है माउंट एवरेस्ट है और माउंट एवरेस्ट की लंबाई है 8,848 मीटर और ये कंचनजंगा जो पर्वत है इसकी लंबाई है 8,598 मीटर। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग भी मिल जाएगा देखने को। एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं, सागर माथा, और ये आपके नेपाल में है। कुछ आपकी दक्षिण की चोटियां भी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। अन्नामलाई और कार्डमम, कार्डमम को मतलब यानी कि इलायची पहाड़ियां, ये आपकी केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति की याद में हर वर्ष दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल। 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी, डायनामाइट जिनसे हम चट्टानों को उड़ाते हैं। तो इन्होंने ये ट्रस्ट बनाया क्योंकि नहीं चाहते थे कि लोग इन्हें इस रूप में जाने कि इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक ट्रस्ट बनाया, अपनी सारी संपत्ति उस ट्रस्ट के नाम रख दी और उसी ट्रस्ट से आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, शांति, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में मानव समाज के लिए अच्छे कार्य करने वाले लोगों को हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये नोबेल पुरस्कार आपको स्वीडन में दिए जाते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है आपके नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और इससे संबंधित कुछ और फैक्ट है, ये आप देख सकते हैं कि भारत में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार है वो किनको मिला, यानी कि किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो सबसे पहले थे रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हें लिटरेचर में मिला। फिर आपके श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमृत सेन, श्री विद्याधर, सूरज प्रसाद नैपॉल, वेंकट रमन रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी और अभिजीत विनायक बनर्जी, इन लोगों को अब तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये सभी भारतीय हैं। फिर यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर है आपकी मलाला यूसुफजई और ओल्डेस्ट नोबेल प्राइज विनर है आपके जॉन बी गुडेनफ। अगला है आपका कि नोबेल प्राइज विनर 2022 में किनको मिला, तो फिजिक्स में इनको, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड बेटन। वायसराय से संबंधित कुछ और प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी गवर्नर या गवर्नर जनरल रखने की शुरुआत हुई वो आपके बंगाल से हुई। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद पहला गवर्नर जनरल बना बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स। और फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। और फिर ये गवर्नर जनरल के पद को हटाकर इसको वायसराय नाम दे दिया गया। तो भारत का पहला वायसराय बना आपका लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद जो लास्ट वायसराय हो गए वो आपके लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन हो गए। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही हुए। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल हुए आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और भारत के लास्ट गवर्नर जनरल भी यही थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था किसान मालिकों द्वारा चिन्हित की गई है? तो ये की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो अंग्रेजों ने कई प्रकार की व्यवस्थाएं चलाई थी ताकि वो भू राजस्व इकट्ठा कर सके। तो उसमें जमींदारी व्यवस्था जो थी इसे हम स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं, स्थायी बंदोबस्त। और ये लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा चलाई गई और 1793 में ये भारत के बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में चलाई गई। महालवाड़ी जो व्यवस्था थी ये विलियम बेंटिंक ने चलाई और ये थी आपकी 1833 में। इसमें जो एक गांव है उसे महाल मान लिया जाता था। तो वो गांव पूरा मिलकर अपना कर देते थे, ठीक है। जो भी उनकी भूमि पर टैक्स लगता था वो मिलकर देते थे। जमींदारी में तो जमींदार होते थे, वो जिस भी जितना जमींदार के एरिया में आता था उसका सारा टैक्स जमींदार दिया करते थे। और ये सूर्य अस्त होने से पहले देना पड़ता था। तो इसे सनसेट लॉ भी उसमें एक है कि सनसेट लॉ यानी कि सूर्यास्त से पहले ही आपको क्या करना है, जो अपना टैक्स है वो आखिरी तारीख को सूर्यास्त से पहले जमा कर देना है। उसके बाद जो आपकी रैयत वाली व्यवस्था है इसमें रैयत यानी कि आम जनता। तो इसमें जो जमीन का अधिकारी है उसको उसे किसान को माना जाता था और किसान से डायरेक्ट टैक्स वसूला जाता था। और जो रैयत वाली व्यवस्था है ये थॉमस मुनरो की है, थॉमस मुनरो ने चलाई और 1820 ईस्वी में चलाई। ये भारत के बंबई, मद्रास और असम जैसे राज्यों में थी। और जो आपकी महालवाड़ी व्यवस्था है ये आपकी यूपी, एमपी और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान दिया करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका गुलाम वंश का संस्थापक था और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी था। दिल्ली सल्तनत में आपके 5 वंश आए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश अंतिम वंश था, गुलाम वंश पहला वंश था। मोहम्मद गौरी ने भारत में 2 युद्ध लड़े। जो फेमस इसके 2 युद्ध हैं वो थे। तो पहला तो इसका तराइन का प्रथम युद्ध जो इसने पृथ्वीराज चौहान से लड़ा, और तराइन का द्वितीय युद्ध ये भी पृथ्वीराज चौहान से लड़ा। बस प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। और पहला युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी में और तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया 1192 ईस्वी में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बना। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और बलबन भी आपका गुलाम वंश का ही शासक है। बलबन ने एक प्रथा चलाई थी सिजदा और पायबोश की। पायबोश पूछा जाता है कि सिजदा और पायबोश की प्रथा किसने चलाई? तो वो बलबन ने चलाई। बेहद निरंकुश शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाई। इसने ये एक सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में करवा रहा था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक उसको पूरा करवाता है इससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। बाद में उसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। और कुतुब मीनार की जो चौथी और पांचवी मंजिल है वो बाद में, चौथी मंजिल जो है वो टूट गई थी, तो उसकी चौथी और पांचवी मंजिल बाद में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। और इल्तुतमिश से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इल्तुतमिश ने अपने दरबार में 40 सरदारों का एक गुट रखा था जिसे कहते हैं चालीसा, वो प्यार से कहा करता था। तो ये ध्यान रखना 40 सरदारों का गुट किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। उसके बाद इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, वो इल्तुतमिश की बेटी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड की स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बारे में सच नहीं है, जिसे भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है संशोधन मुख्य रूप से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर किया गया था। सही है ये। इसका सही ऑप्शन है बी। संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द नहीं जोड़े गए थे, इनकी जगह शब्द जोड़े गए थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, ना कि ये। बाकी 42वें संविधान में ये तीनों ही बातें थी, केवल बी वाला ऑप्शन नहीं था। और जो संविधान संशोधन हम करते हैं वो संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है आर्टिकल 368 में, लेकिन संविधान के मूल रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है जब भी आपका क्या होगा संविधान संशोधन किया जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ 1986 में। 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस और 16 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। ये जो अधिनियम है ये आर्टिकल 253 के तहत पारित किया गया था और ये किया गया था, लागू हुआ ये 19 नवंबर 1986 को। अगला प्रश्न है किस बाजार में एक फर्म नियंत्रण नहीं रखती? तो इसका सही आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता। यदि बाजार में बहुत प्रतियोगिता होगी कंप्लीट से, यानी एक सामान की बहुत सारी दुकानें होंगी, तो किसी भी एक फर्म का उस बाजार पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा। एकाधिकार मतलब कि मोनोपोली है, किसी एक पर्टिकुलर सामान को कोई एक ही कंपनी बेच रही है तो वो एकाधिकार कहलाएगी। अगला प्रश्न है किस सरकार ने मोह अब सरकार अभियान लॉन्च किया? तो एक चीज ध्यान रखना, जहां भी आपका मोह आएगा तो वो आपका उड़ीसा से ही संबंधित होगा, ओडिशा से संबंधित। तो मोह सरकार जो अभियान है वो ओडिशा ने लॉन्च किया। ये अभियान ये है कि जो भी सरकारी कार्य होते हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी प्रशासन है, उसके संबंध में जनता से फीडबैक लिए जाएंगे और उनके फीडबैक के अनुसार ही दंड व पुरस्कार अधिकारियों को या उन लोगों अधिकारियों या जो भी और प्रशासन के कर्मचारी है उनको दिया जाएगा। ये था। फिर अगला प्रश्न है लावी मेले के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? तो हिमाचल प्रदेश प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रामपुर बुशहर नगर में ये मेला होता है। ये कार्तिक मास में लगता है, कार्तिक यानी नवंबर में ये मेला लगता है। 4 दिनों का ये मेला होता है और ये मुख्य रूप से एक व्यापारिक मेला है। अगला प्रश्न है बिस्सू मेले के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? तो बिस्सू मेले के लिए प्रसिद्ध है आपका उत्तराखंड। अगला प्रश्न है विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया? तो सही आंसर है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया। कवक को आप फंगी भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो विटेकर ने जीव जगत को इन 5 भागों में डिवाइड किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा सहकारी क्षेत्र में शीर्ष निकाय है और चयनित कृषि वस्तुओं के प्रसंस्करण, वितरण, निर्यात और आयात का सौदा करता है? तो इसका सही आंसर है NAFED। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। सिडबी इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में और इसे RBI ही रेगुलेट करती है। अगला है आपका इडबी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 जुलाई 1964 को। अगला प्रश्न है एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? तो ये चेस यानी कि शतरंज से संबंधित है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में दून किसे कहते हैं? तो उत्तराखंड राज्य में दून कहते हैं संरचनात्मक घाटियों को। इसी में एक नगर बसा है आपका उत्तराखंड का जिला देहरादून। अगला प्रश्न है नर व नारायण पर्वतों के मध्य क्या स्थित है? तो ये स्थित है आपका बद्रीनाथ। ये फूलों की घाटी, जोशीमठ, तपोवन, बद्रीनाथ ये सारे आपके चमोली में ही है। एक और प्रसिद्ध जगह है केदारनाथ, ये है आपकी रुद्रप्रयाग में। बद्रीनाथ के पास एक नदी बहती है जिसका नाम है अलकनंदा। इसी नदी के किनारे पे ये मंदिर बसा हुआ है।
अगला प्रश्न है, भारत देश जब स्वतंत्र हुआ तब टिहरी रियासत के शासक कौन थे? तो तब टिहरी रियासत के शासक थे मानवेंद्र शाह। भारत जब स्वतंत्र हुआ तब टिहरी रियासत भारत का भाग नहीं बनी, भारत का भाग ये बनी, भारत में विलय हुआ इसका 1 अगस्त 1949 ईस्वी को। और उस समय भी जो टिहरी रियासत के शासक थे वो मानवेंद्र शाह ही थे। मानवेंद्र शाह और भारत सरकार के मध्य एक समझौता हुआ और टिहरी रियासत को भारत में विलय कर दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो ये है आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और ये एक पर्यटन स्थल है। इसी के साथ अभ्यास सीरीज समाप्त हुई। अभ्यास सीरीज की हमारी लास्ट वीडियो थी। आशा करती हूँ आपको इस सीरीज में मजा आया होगा और आपको आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। के लिए कीप लर्निंग और इसी के साथ मैं लेती हूँ अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।